रिसेंटली हमने देखा सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली को देर रात उनकी रेसिडेंस से अरेस्ट कर लिया जाता है। Alright viewers, big news coming in right now. The Enforcement Directorate is at Arvind Kejriwal's residence. उसके कुछ टाइम पहले ही आम आदमी पार्टी के मेजर पॉलिटिकल मिनिस्टर्स जिनका एंटी गवर्नमेंट स्टांस बहुत स्ट्रॉन्ग था, उन्हें भी ईडी अरेस्ट कर लेती है। इसके अलावा कई ऑपोजिशन मेंबर्स सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाते रहते हैं कि सरकार ईडी का इस्तेमाल ऑपोजिशन को दबाने और इलेक्शंस में अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए करती है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक डिक्टेटर बुलाया जाता है। तो आइए जानते हैं ईडी कैसे काम करती है। क्या सच में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ईडी पर इतना ज्यादा है या नहीं? क्या दिल्ली चीफ मिनिस्टर का अरेस्ट सिर्फ इलेक्शंस को ध्यान में रखकर किया गया है? और क्यों ऑपोजिशन लीडर्स के मन में ईडी और दूसरी सेंट्रल एजेंसीज का डर हमेशा बना रहता है? ये सब जानने से पहले आइए जानते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हम ईडी के नाम से भी जानते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे और क्यों किया गया था। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग और वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज जैसे केसेस को हैंडल करने के लिए 1956 में एस्टैब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में बनाया गया। ईडी इंडियन गवर्नमेंट की एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है, जो कि इन टर्न मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिपोर्ट करता है। ईडी को डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट द्वारा हेड किया जाता है और ईडी का रिक्रूटमेंट डायरेक्टली दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे आईपीएस, आईआरएस और आईएएस से होता है। ये तो हुई ईडी की फॉर्मेशन की बात। अब जानते हैं ईडी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्चुअली में क्या है एंड ईडी के पास इतनी पावर कहां से आती है कि वो इतने हाई प्रोफाइल केसेस में इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट को परफॉर्म कर पाती है। इसमें सबसे पहले आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसके तहत ईडी ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करती है अगेंस्ट सस्पेक्टेड फॉरेन एक्सचेंजेस, ट्रेड्स और पेमेंट्स के, बल्कि ऐसे लोगों पे फॉर्मल जजमेंट्स और पेनल्टीज भी इंपोज करती है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, इसमें ईडी फेमा के उल्लंघन के प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस को हैंडल करती है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, रिसेंटली काफी केसेस देखे गए जहां इकोनॉमिक ऑफेंडर्स दूसरे देशों में जाकर शेल्टर ले लेते हैं। इस इश्यू को देखते हुए 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने ये न्यू एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसका काम ईडी को सौंप दिया गया। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो अभी चर्चा में है एंड जिसे यूज करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है, वो है पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसके तहत ईडी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्रिमिनल ऑफेंडर्स के असेट्स को इन्वेस्टिगेट और ट्रेस बैक करना। इसके अलावा ऑफेंडर्स की प्रॉपर्टी को प्रोविजनली ना सिर्फ अटैच करना, बल्कि ये इंश्योर करना कि प्रॉपर प्रोसिक्यूशन किया जाए और स्पेशल कोर्ट द्वारा प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए। आइए जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के केस में ईडी ने कैसे इन्वेस्टिगेट किया एंड वीडियो में ये भी जानेंगे कि दिल्ली लिकर स्कैम आखिर है क्या। आज से करीब 3 साल पहले 17 नवंबर 2021 में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक न्यू लिकर पॉलिसी लागू करी थी। इसके तहत दिल्ली को 32 जोन्स में डिवाइड किया गया एंड हर जोन में मैक्सिमम 27 दुकानें खुलने की बात की गई थी। आपका ये भी जानना जरूरी है कि इस न्यू पॉलिसी के अंडर सभी शराब दुकानों को 100% प्राइवेट कर दिया गया, जबकि इससे पहले 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें प्राइवेट होती थी। आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने ये कहा कि इससे 3500 करोड़ का प्रॉफिट होगा और सरकार ने लाइसेंस फी को भी 25 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया। इससे हुआ ये कि दिल्ली गवर्नमेंट पे आरोप लगने लगे कि सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये फीस बढ़ाई है। लाइसेंस फीस ज्यादा होने की वजह से मार्केट में छोटे व्यापारियों की दुकानें बंद हो गई और सिर्फ बड़े माफियाओं को लाइसेंस मिलने लगा। ये आरोप है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसके बदले बड़े शराब व्यापारियों से भारी मात्रा में ब्राइब लिया। इस केस में और डिटेल समझने के लिए आइए कुछ डेट्स की तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि शराब घोटाले का खुलासा इनिशियली कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। 17 नवंबर 2021
दिल्ली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी नई लिकर पॉलिसी। 8 जुलाई 2022 स्कैम की फर्स्ट रिपोर्ट की जाती है, जिसके बाद 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल ने नियमों के उल्लंघन के तहत सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस न्यूज के बाद जुलाई 30, 2022 को मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक्साइज पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, ये बताते हुए कि जितने भी प्राइवेट लिकर शॉप्स हैं वो सभी अगस्त 1 से बंद हो जाएंगे और सिर्फ गवर्नमेंट रन आउटलेट्स ही ऑपरेट करेंगे दिल्ली में। इसमें सवाल ये उठता है कि सीबीआई जांच की बात के तुरंत बाद ये पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया। इसके बाद 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 3 और लोगों के घर पे छापे मारे और 22 अगस्त 2022 ये वो दिन था जिस दिन ईडी ने एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, जिसमें सितंबर 2022 को सीबीआई द्वारा आम आदमी पार्टी के विजय नायर, मार्च 2023 को मनीष सिसोदिया और अक्टूबर 2023 को ईडी द्वारा संजय सिंह की भी गिरफ्तारी कर ली जाती है। अक्टूबर 2023 ईडी दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को पहला समन भेजती है। 16 मार्च 2024 भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 21 मार्च 2024 अब तक 9 समन भेजे जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं होते। जिसके बाद अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, उसके तहत ईडी देर रात केजरीवाल को अरेस्ट कर लेती है। अकॉर्डिंग टू ईडी, लिकर स्कैम के मुख्य आरोपियों की बात करें तो विजय नायर, बुच्ची बाबू, अरुण पिल्लाई, अभिषेक बोयनपल्ली एंड शरत रेड्डी ने मिलकर ये न्यू एक्साइज पॉलिसी फ्रेम करी थी। आपको ये भी बता दे कि मनीष सिसोदिया फुल्ली अवेयर थे कि केवल 3 लिकर मैन्युफैक्चरर्स के पास ही 85% शेयर है दिल्ली के लिकर मार्केट का। ईडी की इन्वेस्टिगेशन में ये भी खुलासा हुआ है कि लिकर ग्रुप के अंडर 100 करोड़ का किकबैक आपको मिला था, जिसमें ईडी के मुताबिक 45 करोड़ रुपए डायरेक्टली हवाला के जरिए आपने गोवा इलेक्शंस में यूज किए। ये जो नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब तक इतने लोगों की अरेस्ट ईडी द्वारा हो चुकी है। ये तो हुई दिल्ली लिकर स्कैम की बात। अब ऑपोजिशन की माने तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ इलेक्शन के चलते ही ये सब कर रही है, लेकिन अगर ये बात होती तो पहला समन अक्टूबर 2023 में भेजा गया था, जब इलेक्शन का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। और तो और, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, दिल्ली लिकर स्कैम का खुलासा सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। जितना हमने लिकर स्कैम के बारे में जाना है, उससे कुछ सवाल जरूर उठते हैं। पहला सवाल उठता है लिकर पॉलिसी को वापस लेने के टाइम पे। जब LG ने सीबीआई जांच की मांग करी, उसके तुरंत बाद ही क्यों लिकर पॉलिसी को वापस ले लिया गया? जब सिसोदिया जी को पता था कि 85% शेयर सिर्फ 3 मैन्युफैक्चरर्स के पास ही है, तो कैसे उसको अप्रूवल मिल गया? और तीसरा, आखिर 9 समन भेजने के बाद भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ईडी के सामने क्यों नहीं आए? इसके बाद ऑपोजिशन का दूसरा आरोप यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रही है। इसमें ऑपोजिशन ने कई ऐसे लोगों के नाम भी मीडिया में बताए हैं जिन पर बीजेपी में शामिल होने के बाद कई केसेस वापस ले लिए गए हैं। इसमें हम सब की गवर्नमेंट और कोर्ट से यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि करप्शन करने वाले, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या ऑपोजिशन में, अगर उन्होंने करप्शन किया है तो उसकी सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए। बाकी आपका क्या ख्याल है इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।